रामपुर गांव में मटका नाम का एक लालची हलवाई रहा करता था। मटका देखने में बड़ा ही पेटू था। सभी गांव वाले उसी से मिठाई लेने आया करते थे। ठीक मटका की दुकान के सामने एक गरीब और ईमानदार भीखू का ठेला था, जिस पर भीखू बेसन के लड्डू बेचा करता था। लेकिन सामने मटका की दुकान होने के कारण उसके ठेले पर कोई भी बेसन के लड्डू लेने नहीं आता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बिरजू, अभी ग्राहक आते ही होंगे रबड़ी लेने। तुम भी ना कितनी बार कहा है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। और वो पाउडर तो मिला दिया है ना जो मैं तुम्हें देता हूँ, उससे रबड़ी और अधिक स्वादिष्ट और गाढ़ी बनती है। छी, कितना झूठ बोलता है बेईमान मालिक। उस पाउडर से रबड़ी अधिक स्वादिष्ट बनती है और गाढ़ी भी। वाह वाह, ऐसे समझता है जैसे कि मैं मूर्ख हूँ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने जितना भी मुझे वो पाउडर दिया था वो सारा मैंने इस रबड़ी में डाल दिया है। हाँ, अब देखिए तो जरा, रबड़ी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आखिर आए भी क्यों ना, ये मटका की दुकान की रबड़ी है। हाँ, एकदम शुद्ध। हाँ। अरे मटका हलवाई, अरे क्या बात है भैया, आज तो बड़ी ही अच्छी रबड़ी की खुशबू आ रही है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा भैया। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए, जल्दी से 1 किलो रबड़ी दे दो भाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ भैया। ये मटका की रबड़ी है, कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ। अरे ये क्या, आज भी मेरा एक भी बेसन का लड्डू नहीं बिका है। न जाने क्यों कोई भी गांव वाला मेरे बनाए लड्डू लेने नहीं आता। ऊपर वाला ही जाने की ये मटका अपनी बनाई रबड़ी में ऐसा क्या डालता है जो इसकी रबड़ी की खुशबू से ही सब खींचे चले आते हैं। और मैं इतनी मेहनत से लड्डू बनाता हूँ, लेकिन कोई गांव वाला मेरे लड्डू लेने आता ही नहीं। बेचारा शाम तक भीखू इंतजार करता है कि उसके बनाए बेसन के लड्डू भी कोई गांव वाला लेने आए, लेकिन कोई भी नहीं आता। उधर मटका के गले में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी कितनी अच्छी कमाई हुई है। वाह वाह वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस गांव में सबसे धनी आदमी हो जाऊंगा। और मेरी तिजोरी भी भर जाएगी। जी मालिक, ये तो सच है, आप एक दिन बहुत ही धनी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन वो मालिक, एक बात बोलनी थी आपसे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है बिरजू। वो मालिक, कई महीनों से आपसे बोल रहा हूँ, मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ी मेरी पगार बढ़ा देते तो माँ की दवा शहर से लानी होगी। हाँ। अरे क्या है बिरजू, अभी पिछले महीने ही तो पगार बढ़ाई थी तेरी, और हमेशा तेरी माँ ही बीमार रहती है। देख बिरजू, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, बता देता हूँ, अगर फिर से तूने पगार बढ़ाने की बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देता हूँ। हाँ। बिरजू बेचारा डर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। उधर भीखू अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, कब से इंतजार देख रही थी। कुछ खाने का भोजन लाए हो या नहीं? लगता है आज भी खाली हाथ ही आ गए। आज भी आपका बनाया बेसन का एक भी लड्डू नहीं बिका होगा। हाँ भाग्यवान, रोज की तरह आज भी कोई ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये सब उस मटका हलवाई की वजह से होता है। न जाने अपनी बनाई रबड़ी में क्या मिलाता है कि सभी गांव वाले सिर्फ उसकी ही दुकान पर जाते हैं। हाँ भाग्यवान, ये तो है। और वो मटका बहुत ही बेईमान इंसान है। खैर, मैं और मेहनत करूंगा और तुम देखना, गांव वालों को मेरे बनाए बेसन के लड्डू बहुत पसंद आएंगे। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। चलिए, आज लड्डू बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद भीखू की पत्नी अपनी अलमारी में जाती है, एक केसर की डिब्बी निकाल कर लाती है और भीखू को दे देती है। ये लीजिए जी, ये केसर मुझे मेरी माँ ने दी थी। वो जब भी कुछ मीठा बनाती थी तो ये केसर उसमें जरूर डालती थी, जिससे वो चीज बहुत स्वादिष्ट बनती थी। क्यों ना हम भी अब से अपने बनाए बेसन के लड्डू में ये केसर डालकर बनाएं?
हाँ भाग्यवान, इस केसर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, आज हम इसे ही मिलाकर लड्डू बनाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खूब सारे बेसन के लड्डू बनाते हैं और उसमें केसर मिलाते हैं। देखो भाग्यवान, सब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। खुशबू तो देखो, आह कितनी स्वादिष्ट आ रही है। अब देखना, कल सुबह गांव वाले मेरे बनाए लड्डू की खुशबू से खींचे चले आएंगे। जी बिल्कुल, लड्डू की खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। अब तो बस सुबह का इंतजार है। हाँ। उधर मटका अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को देखता है, जो एक पेटू औरत होती है जिसका नाम बबली होता है। वह दिन भर ठूस ठूस कर खाया करती है। बड़ी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। वाह, बहुत दिनों के बाद खाई हैं ऐसी जलेबियां। बहुत ही मजेदार है। हाँ। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम फिर से ये जलेबियां खाने बैठ गई हो। जाओ, जाकर रसोई घर से मेरे लिए जल तो ले आओ। अरे जाओ, बहुत प्यास लगी है, अभी दुकान से आया हूँ। अरे अरे, आप भी ना क्या देखते नहीं, मैं जलेबियां खा रही हूँ। आप रसोई से ले आइए अपने लिए जल। हाँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। अब तो अपनी दुकान की रबड़ी मुझे खाने नहीं देते, तो क्या आप जलेबियां भी ना खाऊं? अरे भाग्यवान, मेरी दुकान में रबड़ी जितनी भी बनती है वो सारी बिक जाती है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं रबड़ी। खैर, तुम तो बैठकर खाओ, जब देखो बस खाती ही रहती हो। अब गले को थोड़ी ठंडक मिली। अब बहुत थक गया हूँ, आराम करता हूँ। और जिसके बाद खर्राटे लेकर वो सो जाता है। हाँ, यही तो है मेरी स्वादिष्ट और मजेदार रबड़ी में डालने वाला पाउडर, जिससे उसका स्वाद अधिक हो जाता है। बेचारा बिरजू तो यही समझता है, लेकिन उसे नहीं पता इसका राज। अच्छा, अब चलता हूँ, थोड़ी देर बाद ग्राहक दुकान पर आते ही होंगे। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार। वाह बिरजू, क्या बात है। रबड़ी को और स्वादिष्ट बनाने का पाउडर डाल देता हूँ। तू तो डालना आज भूल ही गया होगा, है? जिसके बाद मटका अपने हाथ में उस डिब्बे से खूब सारा पाउडर उस रबड़ी में डाल देता है। हाँ, ये रबड़ी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ। अरे अरे, ये मालिक भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और आज तो इतना अधिक पाउडर डाल रहे हैं, पैसे कमाने के लालच में बहुत ही अंधे हो चुके। हाँ, अब तो गांव वालों का राम ही भला करे। हाँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से मटका की दुकान पर आते हैं और रबड़ी ले जाते हैं। मटका के पास खूब सारे पैसे हो जाते हैं, जिन्हें वह अपनी एक छोटी सी तिजोरी में रखता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो कितने सारे रुपए जमा हो गए हैं मेरे पास। चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन मैं इस गांव में सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगा। मेरी तिजोरी तो भर ही जाएगी। वाह वाह, इस बेईमान मालिक के पास तो वाकई बहुत पैसे इकट्ठा हो गए। हाँ, अब आखिर हो भी क्यों ना, बेचारे गांव वालों को मिलावट की रबड़ी जो बेचता है, वो पाउडर मिलाकर। अरे कहाँ हो मटका? अरे कैसी रबड़ी दी तूने भाई? है तेरी बनाई रबड़ी खाकर तो रात से मेरा पेट ही खराब हो गया है। अरे क्यों मटका, है क्या तुझे शर्म नहीं आती खराब रबड़ी देते हुए? अरे अरे, अब पगला गए हो क्या काका? अरे मेरी बनाई रबड़ी तो पूरा गांव खाता है। कोई और है भला इस गांव में जो मुझ जैसी रबड़ी बना सके? और तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, मेरी रबड़ी कहाँ तुम्हें पचेगी काका। लेकिन तुम्हारी जबान तो है ही चटोरी। जाओ जाओ, जाकर अपने आप को किसी वैद्य जी को दिखाओ।
आए बड़े मेरी बनाई रबड़ी को खराब बताने वाले। हैं? मटका की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे अरे ये क्या बोल रहा है, हैं? एक तो खराब रबड़ी देता है, ऊपर से मुझे ही मेरी उम्र के ताने देता है। जा, आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर तेरी बनाई रबड़ी लेने नहीं आऊंगा। हाँ, ये अच्छा नहीं किया तूने। हाँ, बता देता हूँ। अरे काका की बात तो बिल्कुल ठीक है। रात को मेरे भी पेट में इस मटका की रबड़ी खाकर दर्द हो रहा था भैया। हाँ, लगता है काका ठीक बोल रहे हैं। देख मटका, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अब हम नहीं लेंगे तेरी बनाई रबड़ी, समझा? मटका हलवाई 420 करता है हमारे साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे भैया। मटका हलवाई, याद रखना हमारी बात। खराब रबड़ी हम नहीं लेकर जाएंगे, बता रहे। तुम्हारी दुकान से बता रहे। हाँ, तुम्हारी रबड़ी खाकर मरना थोड़ी भैया। तभी भीखू वहाँ ठेले पर अपने बनाए हुए बेसन के लड्डू लेकर आता है। उसके लड्डू की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आइए आइए, मेरे बनाए बेसन के मजेदार लड्डू खाइए। आइए आइए। अरे वाह भैया, क्या खुशबू है भैया। है वाह, मैं तो चला भीखू के बेसन के लड्डू खाने भैया। हाँ, अरे हाँ, अरे वाह, सच में ऐसी खुशबू। बाबा भैया, मैं भी चला। अरे हाँ भाई, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। जरा चलकर देखो तो सही। अरे भीखू भाई, क्या खुशबू है भैया। है भाई, जल्दी से अपने बनाए ये बेसन के लड्डू खिला दो भैया। हाँ, रुका नहीं जाता है भैया, क्या करे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी खिला देता हूँ। देखा मालिक, ये भीखू ने तो आपका पत्ता ही साफ कर दिया। देख रहे हो, सभी गांव वाले कैसे बड़े चाव से इसके बनाए बेसन के लड्डू खा रहे हैं। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। इस भीखू ने ये अच्छा नहीं किया। मेरे पेट पर लात मारना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। आज रात ही इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो भाग्यवान, आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, तुम्हारे दिए केसर ने तो कमाल ही कर दिया। आज तो सारे बेसन के लड्डू बिक गए। और ये देखो, ये सब पैसे, इन पर भी तुम्हारा ही हक है। नहीं नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूंगी जी। केसर से ज्यादा तो हम दोनों ने मिलकर जो मेहनत की थी उसका ही परिणाम है। अच्छा, अब हम और मेहनत करेंगे और लड्डू बनाएंगे, फिर देखिएगा। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। कल तो और अधिक लड्डुओं की मांग है। चलो जल्दी से फिर से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सुबह होने से पहले सारे लड्डू बनाकर तैयार करने होंगे। तभी मटका काला कंबल ओढ़े आता है और देखता है एक बड़ी सी टोकरी में भीखू के बनाए हुए लड्डू रखे हुए थे और भीखू और उसकी पत्नी आराम से सो रहे हैं। हाँ, ये अच्छा मौका है। अब आएगा मजा। ये भीखू चला था मेरी दुकान के सामने अपने ये मामूली से लड्डू बेचने। जानता नहीं है मुझे। मटका नाम है मेरा। अब आएगा मजा भीखू। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन पहले थोड़े लड्डू खा ही लिए जाए। हाँ, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह, चलो अब अपना काम करता हूँ। तभी मटका चुपके से भीखू की रसोई में जाता है और मिर्ची का डिब्बा उठाकर लेकर आता है और उस मिर्ची को उन लड्डुओं में डाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह भीखू अपने ठेले पर फिर से लड्डू बेचने लगता है। अरे मालिक, वो देखिए तो सही, भीखू को आज फिर से आ गया अपने लड्डू लेकर। बस आज भी आपकी दुकान पर कोई गांव वाला आने से रहा। अरे अच्छा है बिरजू, अच्छा है। अब आएगा मजा। अरे अरे मालिक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। न जाने इस बेईमान मालिक ने अब कौन सा खेल खेला होगा। हाँ, सभी लोग भीखू के बनाए हुए लड्डू खाते ही हैं कि सभी चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या बना कर लाया भैया आज? छी 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 छी, कानों से धुआं निकल रहा भैया। क्यों भीखू भैया, बेसन के लड्डू में ये मिर्च कब से डालने लगा तू? है भाई, मर गया रे। ओह,
अरे हाँ हाँ, सच में मेरा तो कलेजा ही बाहर आ जाएगा भैया। इतनी मिर्ची, ओ भैया, ए भीखू, किस जन्म का बदला ले लिया रे तूने करम जले। आखिर इतनी मिर्ची, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ भीखू की पत्नी आती है। भीखू को ऐसे पिटता देख वो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों मार रहे हैं इन्हें? अरे हमें मिर्ची से भरे बेसन के लड्डू खिलाता भाई तुम्हारा पति। हालत खराब हो गई इसके बनाए लड्डू खाकर। अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, छोड़ दीजिए इन्हें। अच्छा ठीक है, आज तो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये बेसन के लड्डू नहीं बेचेगा, कोई नहीं खाएगा इसके बनाए लड्डू, धोखा देता है हमें। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मटका ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। हाँ, ये हुई ना बात, अब आया मजा। अब मारो इस लालची को, मेरी दुकान के सामने बेसन के लड्डू बेचेगा है। अच्छा, अब आई बात समझ में, ये सब मालिक का किया धरा है। अरे अरे अरे, बेचारा भीखू कुछ किए बिना ही फंस गया इस बेईमान मालिक की वजह से। अब इस भीखू का तो हुआ खेल खत्म। अब मुझे अपने लिए कोई नया रास्ता खोजना होगा। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया है। अब ये लोग मेरी दुकान की रबड़ी लेने तो आते नहीं हैं। अब मुझे उसके पास फिर से जाना होगा, अब वही मेरी मदद कर सकता है। हाँ, मटका अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी बबली बैठी पानी पूरी खा रही होती है। अरे वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। वाह, बहुत ही मजेदार। अरे ओ भाग्यवान, जब देखो तब बस भोजन ही खाती रहती हो। कभी किसी और कार्य में भी अपना ध्यान लगा लिया करो। अरे आप भी ना, जब भी देखो मुझे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अब आपको पता नहीं है, खाने के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट और मजेदार भोजन खाना ही होता है। हाँ। अब मुझे पानी पूरी खाने दीजिए। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी कार्य से गांव के बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तुम मेरा इंतजार मत करना और सो जाना। हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर गांव से बाहर जा ही रहे हैं तो सुना है गांव के उस पार बहुत ही स्वादिष्ट नींबू का अचार मिलता है, वो ले आइएगा मेरे लिए। मेरा बहुत मन है उसे खाने का। हाँ। अरे अरे, तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, जब देखो तब सिर्फ भोजन की ही बातें करती हो। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद मटका वहाँ एक आदमी के पास जाता है, जिसके पास बहुत सारी देसी दवाइयाँ रखी होती हैं और उसके पास कुछ लोग भी बैठे होते हैं। आइए आइए चिंटू दवाखाने में आइए, मेरे पास तो सभी समस्याओं का हल है मेरी बनी इन देसी दवाओं में। हाँ हाँ, आइए आइए, आप भी आइए। अरे आओ आओ मटका हलवाई, तुम आज तो बड़े दिनों बाद आए हो। लगता है वो मेरा देसी पाउडर तुम्हारी रबड़ी पर अच्छा असर कर रहा है। खूब पैसे कमा रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे चिंटू, तुम्हारा दिया वो पाउडर तो अब नुकसान कर रहा है। कल मैंने रबड़ी में थोड़ा अधिक पाउडर मिला दिया था, जिससे गांव वालों का पेट खराब हो गया, जिसकी वजह से अब कोई गांव वाला मेरी दुकान पर नहीं आ रहा है। अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया है। मेरी तिजोरी भी सूनी सूनी लग रही है। अरे अरे मटका हलवाई, अरे क्यों चिंता करते हो भाई? हैं? अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसके इस्तेमाल से तुम खूब रुपए कमाओगे भैया। लेकिन अब तुमसे लोग रबड़ी लेने तो आएंगे नहीं, इसलिए अब तुम समोसे बनाओ। क्या कहा? समोसे? हाँ मटका, समोसे। और ये दवाई उस बनाए समोसे में सिर्फ कुछ बूंद ही डाल देना, फिर देखना तुम्हारे बनाए समोसे का स्वाद दुगना हो जाएगा भैया। और हाँ, गांव वाले खुद तुम्हारी दुकान पर खिंचे चले आएंगे। हाँ। लेकिन याद रखना, तुम्हें बस कुछ ही बूंद डालनी है, वरना तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ कुछ ही बूंद, जिससे स्वाद बढ़ जाएगा और सभी लोग तुम्हारे बनाए समोसे की ओर भागे चले आएंगे। लेकिन इस शीशी की अधिक मात्रा का परिणाम
अच्छा नहीं होगा भैया, बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। अरे ओ बिरजू, चल जल्दी कर, आज बहुत काम है, खूब सारे समोसे बनाने हैं। अरे मालिक, समोसे क्यों? आखिर आपकी दुकान पर कोई गांव वाला आता थोड़ी है। आज आएंगे बिरजू, बहुत अधिक आएंगे। हाँ, आज खूब सारे पैसे आएंगे मेरे पास, खूब सारे। अरे आखिर क्या बात है, दाल में फिर से कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ खैर, अभी तो समोसे बनाने ही होंगे। हाँ, मटका और बिरजू खूब सारे समोसे बनाते हैं और मटका वही शीशी अपने समोसे में डालता है। हाँ, आज तो सभी गांव वाले आकर ही रहेंगे। थोड़ी बूंदें डालते ही समोसे से खूब खुशबू आने लगती है। अरे वाह मालिक, क्या खुशबू आ रही है। वाह, ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। वाह वाह। हाँ वाकई, खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही बूंदें डालने से ऐसी खुशबू। ऐसा करता हूँ, ये सारी शीशी ही डाल देता हूँ। उसके बाद तो आसपास के गांव वाले भी ये समोसे की खुशबू से चले आएंगे। हाँ, आज तो मेरी तिजोरी भर ही जाएगी। हाँ। जिसके बाद वह सारी शीशी अपने बनाए समोसे में डाल देता है। तभी मटका की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया वाह भैया, क्या खुशबू आ रही है भैया, है बहुत ही मजेदार। वाह वाह भैया, तुम्हारे ये समोसे खिलाओ जरा भैया। मटका हलवाई, खिलाओ जरा। तभी मटका की दुकान पर मटका की पत्नी बबली भागते हुए आती है। अरे वाह वाह, ये समोसे की खुशबू तो मुझसे रुका ही नहीं गया। अरे वाह, क्या खुशबू है आपके बनाए समोसे, तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। हाँ। और बबली फटाफट समोसे उठाकर खाने लगती है। सभी गांव वाले बबली को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। अरे अरे बबली, ये क्या कर रही हो? सारे समोसे खा ही जाओगी क्या? बबली के समोसे खाते ही बबली अचानक से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह कान से धुएं निकलने लगते हैं और वह नाचने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। हाय, ये क्या हो रहा है? हाय। और देखते ही देखते बबली का रूप बदलने लगता है। बबली की यह हालत देख सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे मटका की पत्नी के समोसे खाते ही ये हालत हो गई है भैया। अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई? जरूर इस मटका के समोसे में ही कोई राज है। हाँ भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो। इस मटका के समोसे की वजह से ही मटका के पत्नी की ये हालत हुई है। नहीं नहीं भैया, हम कोई मटका के समोसे नहीं खाएंगे। हाँ। मटका यह सब देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? तभी मटका को अंदर से अपने तिजोरी की खुलने की आवाज आती है। मटका अंदर जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। उस तिजोरी में उसके रखे पैसे नहीं होते, बस एक कागज रखा होता है। मटका उसे पढ़ता है। क्या मालिक, अब तुम्हें ये गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुमने हमेशा ही गांव वालों को बुद्धू बनाया है, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारा सारा रुपया लेकर। तुमने कभी मुझे मेरी पगार समय पर नहीं दी मालिक, और दी भी तो इतनी कम। अपनी मेहनत के पैसे लेकर जा रहा हूँ। अब तुम लगाना गांव वालों को चूना। हाँ। अरे अरे बिरजू, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी कमाई ले गए। हाय, अब मैं क्या करूंगा? ये सब मेरे ही कारण हुआ। एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ कुआं। पूरी शीशी समोसे में डालने के कारण ही मेरी पत्नी की ऐसी हालत हो गई है। हाँ, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए था। बेचारे भीखू के साथ भी मैंने कितना गलत किया। हाय, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। गांव वाले मटका की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर भीखू और उसकी पत्नी आते हैं। भीखू अपने हाथ में एक शीशी लेकर आता है और मटका को दे देता है। मटका भाई, इसे अपनी पत्नी को पिला दो, इससे उसकी हालत ठीक हो जाएगी। ये लो। मटका ऐसा ही करता है और बबली ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो भीखू, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे बनाए उन बेसन के लड्डुओं में मैंने ही मिर्च मिलाई थी। मुझे माफ कर दो। अपने लालच में
मैं बहुत अंधा हो गया था। मैं जानता हूं तुम्हारे नौकर बिरजू ने मेरे घर आकर मुझे सब बता दिया था, लेकिन कोई गांव वाला मेरा विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी सच्चाई गांव वालों को बताओ। इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। जब तुम चिंटू दवा खाने से वो शीशी ले रहे थे, तब मैं चुपके से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और मुझे लगा ही था कि उस शीशी का परिणाम अवश्य ही बुरा होगा। तुम्हारे वहां से चले जाने के बाद मैं उस आदमी के पास गया और उससे उस शीशी के होने वाले परिणाम के उपाय के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद उसने मुझे ये शीशी दी, जिसकी वजह से ही तुम्हारी पत्नी फिर से ठीक हो गई। मुझे माफ कर दो भीखू, मुझे ये एहसास हो गया है कि अत्यधिक लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा भैया, और ईमानदारी से ही अपना काम करूंगा। हाँ। जिसके बाद से मटका और भीखू पूरी ईमानदारी से अपनी बनाई चीजें बेचने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते। महाराज, आपकी योजना के अनुसार राजा धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी बेटी राजकुमारी सुषमा को वनवास पर भेज दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आज हमारी बेटी को पूरे 10 महीने हो गए वन में गए हुए। न जाने वो वहाँ किस हाल में होगी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी में उसकी और हमारे राज्य की भलाई है। 2 महीने और सब्र कर लो, फिर हमारी बेटी का वनवास पूरा हो जाएगा और वह पुनः हमारे साथ होगी। आज अचानक हमारे दरबार में कैसे आना हुआ राजा रमन, वो भी इतने दिनों के बाद? मैं आपसे एक राज की बात बताने आया हूं राजा आदित्य। कैसा राज? इस बात की खबर तो आपको होगी ही कि राजकुमारी सुषमा लंबे समय से लापता है। हाँ, मुझे इस बात की जानकारी स्वयं राजा धीरेन्द्र प्रताप ने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 वर्ष पूरे होते ही वो वापस आ जाएगी। वो लापता हुई नहीं बल्कि की गई है। या क्या कह रहे हैं? भला कौन ऐसा करेगा? ऐसा खुद राजा धीरेन्द्र प्रताप ने किया है, क्योंकि वो आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह कराना ही नहीं चाहते। आप मुझे राजा धीरेन्द्र प्रताप के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष बाद उनकी बेटी वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब वो वापस आ जाएगी। अब आप यहां से जा सकते हैं। अगर वो वापस नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो उसे मैं अपना और अपने राज्य का अपमान समझूंगा, और फिर मेरे क्रोध से राजा धीरेन्द्र प्रताप और उनके राज्य को कोई नहीं बचा सकता। ओहो, आज तुम अपने साथ जंगल से इस बिल्ली को ले आए। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी जंगल जाते हो, किसी ना किसी जानवर को अपना दोस्त बना ही लेते हो। बस बस, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भी यहाँ शेरू के साथ रह सकते हो। लगता है आज फिर कोई इस जंगल में लकड़ी काटने आया है। चलो शेरू, चलकर देखते हैं कि वह कौन है। अच्छा, तो वह आप हो जो पेड़ काट रहे हो दादू। मैं समझी न जाने कौन इस जंगल में पेड़ काटने आ गया। मेरे अलावा और कौन यहाँ पेड़ काटने आएगा सुषमा बेटी? लेकिन दादू, आप गलत पेड़ काट रहे हो। आपको हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्या करूं बेटी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आसपास सूखा पेड़ नहीं मिला, और जलाऊ लकड़ियां ले जाना भी जरूरी है।
अगर आप जंगल के हरे भरे पेड़ काटते रहोगे तो एक दिन जंगल के सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। फिर अब क्या करोगे? बातें तो ऐसी समझदारी की करती है जैसे तू कहीं की राजकुमारी है। राजकुमारी तो मैं हूँ दादू। क्या तू सच में राजकुमारी है? और नहीं तो क्या, मैं इस जंगल की राजकुमारी हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। आप क्या समझे थे दादू? मैंने समझा था जैसे तू सच में ही एक राजकुमारी है। मैं और राजकुमारी? मैं अगर राजकुमारी होती तो वन में थोड़ी ना रह रही होती। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, लेकिन 10 महीने हो गए तुझे यहाँ रहते हुए। आज तक तूने नहीं बताया कि तू कहाँ से आई है। समय आने पर आप सब जान जाओगे दादू। तू और तेरी बातें, तुझसे जीत पाना तो नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तू यहाँ आ गई है तो मुझे ये पेड़ नहीं काटने देगी। तो अब तू ही बता, कहाँ सूखा पेड़ ढूंढूं? सूखे पेड़ ढूंढने में आपकी मदद शेरू करेगा दादू। अब मैं भी बाजार जाकर जरूरी सामान ले आऊं। आज पूरे 10 महीने हो गए राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमारे सभी गुप्तचर उसे ढूंढने में नाकाम रहे। अब सिर्फ 2 महीने और बचे हैं उसका वनवास पूरा होने में। अगर वो नहीं मिली तो मेरी योजना पूरी तरह नाकाम हो जाएगी और फिर राजा आदित्य धीरेन्द्र प्रताप के राज्य पर नहीं, मुझ पर और मेरे राज्य पर आक्रमण करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। शीघ्र से कुछ सोचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काका, मुझे ये गोभी देना, वे पलक देना और ये आलू भी देना। और हाँ, साथ में धनिया देना मत भूलना। कितने रुपए हुए काका? मुझे पता है तू मुझसे क्या क्या मांगेगी। भला मैं तुझसे इनके दाम कैसे ले सकता हूँ बेटी? जब से तू यहाँ आई है, इस गांव वालों की तो किस्मत ही बदल गई है। तू पैसे देगी भी तो तुझसे यहाँ कोई भी पैसे नहीं लेने वाला सुषमा बेटी। ये ले, मैंने तेरे मनपसंद सभी फल इस थैली में रख दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीला मौसी और धीरज भैया। क्या बात है, इस लड़की से कोई भी दुकानदार पैसे नहीं ले रहा है। क्या ये इस राज्य की राजकुमारी है या फिर ये यहाँ की मुखिया की बेटी है? अरे ये लड़की हमारे लिए राजकुमारी और मुखिया की बेटी से कहीं बढ़कर है। इसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो आज तक इस राज्य के राजा और हमारे मुखिया ने भी नहीं किया। इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो एक राजा भी नहीं कर पाया? इस लड़की के आने से पहले हम सब गांव वाले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हमारा और हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन इसने हमें जीना सिखाया, जीने के नए नए तरीके सिखाए और आज हम सब गांव वाले एक होकर तरक्की कर रहे हैं। ये लड़की हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है। ओह, तो यही वजह है आप सबके उससे पैसे ना लेने की। कहीं यही लड़की तो राजकुमारी सुषमा नहीं है? आपने कहा कि जब से ये लड़की इस गांव में आई है, इसका मतलब ये लड़की इस गांव की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? हमें क्या पता भैया, ये कहाँ की है, कहाँ से आई है। हम तो बस इतना जानते हैं
कि 10 महीने पहले ये यहाँ आई और नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। हम जब भी उससे उसके बारे में पूछते हैं तो कहती है समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये लड़की राजकुमारी है या नहीं, मुझे इसका पता लगाना होगा। पिताजी, इतने दिन बीत गए लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे थे कि राजा आदित्य खुद अपनी बेटी की विवाह का प्रस्ताव लेकर हमारे पास आएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। बेटी, बस कुछ दिन और सब्र करो। मैंने एक योजना बनाई है, उसके सफल होते ही तुम्हारा और अभय का विवाह हो जाएगा। पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मेरा विवाह उससे ना हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हारा विवाह राजकुमार अभय से मैं करवाऊंगा। अगर राजा आदित्य राजकुमार अभय का विवाह धीरेन्द्र प्रताप की बेटी सुषमा से तय ना करते तो मैं कब का अपनी बेटी का विवाह अभय से करवा चुका होता। इसीलिए तो मुझे और आपको ऐसी योजना बनानी पड़ी जिससे राजकुमारी सुषमा को 1 वर्ष का वनवास हुआ। अब मैंने एक और योजना बनाई है। अब राजकुमारी सुषमा को मरना होगा। आज तो हमारी शान में 4 चांद लग गए जो आप हमारे राजमहल में पधारे। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं शांतिपुर के राजा रमन जी? मेरी बेटी ज्योति आपके बेटे राजकुमार रमन से बहुत प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। उसी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। आपने आने में बहुत देर कर दी रमन जी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने बेटे का विवाह रतनगढ़ की राजकुमारी सुषमा से तय कर दिया है। अभी विवाह तय हुआ है, विवाह हुआ नहीं है आदित्य जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपना वादा तोड़ दूं? मेरा वादा पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। आप यहां से जा सकते हैं रमन जी। अभी तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करवा कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्षमा करना बाबा, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझ गरीब को भला तुम कैसे देखोगी? तुम महलों की राजकुमारी जो ठहरी और मैं गलियों में भीख मांगता एक भिखारी। ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरी नजरों में सब लोग एक बराबर है। जब तक तुम मुझ गरीब की तकलीफ और परेशानियां नहीं समझोगी तब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि मुझ जैसे लोग कैसे जीते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ने तुमसे क्षमा मांग ली ना, अब जाओ यहां से। इतना घमंड ठीक नहीं है राजा। इस राजपाट की वजह से तुम्हें और तुम्हारी बेटी में घमंड है, तो मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देता हूं कि आज के बाद वो वनवासी का जीवन जिएगी और मेरी तरह जीवन भर भीख मांगेगी। मुझे और मेरी बेटी को किसी भी तरह का घमंड नहीं है। कृपया उसे इतना कठोर दंड ना दें, उसे क्षमा कर दें। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी को 1 वर्ष तक वन में रहना होगा। अगर इस दौरान तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे मिला तो उसी दिन से अगले 1 वर्ष तक फिर से उसे वन में रहना होगा। और अगर तुम्हारी बेटी 1 वर्ष से पहले वन से लौट कर आती है या कहीं और जाती है तो तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। अनेकों अनेक विपदाएं एक साथ तुम्हारे राज्य पर टूट पड़ेंगी। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई जो आपने अपना श्राप कम किया। तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम चारों कहां से आए हो? इससे पहले तुम्हें यहां नहीं देखा। हम सब राजा के सैनिक हैं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लूंगा। हम दोनों तो उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ महीने पहले यहाँ आई थी और अभी नदी किनारे रहती है। हो न हो वही लड़की राजकुमारी सुषमा ही होगी। लगता है
झाड़िया में कुछ है। शेरू, जाकर देखो तो झाड़िया में कौन है। तुम कौन हो और झाड़िया के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? मैं वीरपुर का राजकुमार अभय हूँ और राजकुमारी सुषमा को ढूंढते हुए यहाँ आ गया हूँ। अच्छा, तो यही है वीरपुर के राजकुमार अभय, जिनसे पिताजी ने मेरा विवाह तय किया था। इनकी बातों से लगता है जैसे इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी सुषमा झाड़िया के पीछे छुपी होगी? अरे नहीं, वो तो मैं। क्या हुआ शिखा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, दादू, चाचू, मौसी और भैया बहुत बीमार हो गए हैं। चलो जल्दी चलो। आप सभी ने फिर से वही जहरीले मछली खा ली है ना, जिसे मैंने आप सबको खाने से मना किया था। सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए शेरू मुझे तालाब के किनारे ले गया था। वहां सूखी लकड़ियां तो नहीं मिली, लेकिन तालाब में मछलियां मिल गईं, जिन्हें पकड़कर ले आया। शीला ने उन्हें अच्छे से साफ करके पकाया, लेकिन शायद वो अच्छी तरह से पकी नहीं थी, इसलिए उन्हें खाकर हम सभी का पेट दर्द करने लगा। मैंने आप सबको पेट दर्द की दवाई दे दी है। कुछ देर में आप सभी ठीक हो जाओगे, लेकिन अगले बार से ध्यान रखना। अंधेरा होने वाला है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ठीक है बेटी, रास्ते में उजाला करने के लिए ये मशाल लेती जाओ बेटी। तुमने बताया नहीं कि तुम राजकुमारी सुषमा को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर मैंने समय रहते राजकुमारी सुषमा को नहीं ढूंढा तो उनका राज्य तबाह हो जाएगा। मेरे कारण मेरा राज्य मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं वापस लौट कर जाती हूँ तो भी मेरे राज्य पर मुसीबतें आएंगी, और अगर नहीं जाती तो भी। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने सुना है तुम यहाँ की नहीं हो, कहीं और से यहाँ आई हो। कहीं तुम ही तो राजकुमारी सुषमा नहीं हो? नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि राजकुमारी सुषमा कहाँ है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ, मैं यह जानती हूँ कि वह कहाँ है, लेकिन वह 2 महीने तक किसी से नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब मैं क्या करूं? तुम 2 काम कर सकते हो। या तो मेरे साथ यहीं पर 2 महीनों तक रुको, जिसके बाद मैं तुम्हें राजकुमारी सुषमा से मिलवा दूंगी, या फिर राजमहल वापस जाकर अपने पिताजी को सच्चाई के बारे में बताओ। रात में मैं तुम्हारे साथ ही रुकता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हमने ये झोपड़ी जला दी है। झोपड़ी के साथ राजकुमारी भी जलकर राख हो जाएगी। मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई? ए लड़की, क्या ये झोपड़ी तेरी है? हाँ हाँ, यह मेरी झोपड़ी है। इसका मतलब तू ही है राजकुमारी सुषमा। इसे उठाकर जलती हुई झोपड़ी में फेंक दो। शेरू, मेरी रक्षा करो। अब जल्दी से बताओ,
तुम क्यों मारना चाहते हो? हमें राजा रमन ने आपको मारने के लिए भेजा था, राजकुमारी सुषमा जी। तुमने कैसे पहचाने कि मैं ही राजकुमारी सुषमा हूँ और यह झोपड़ी मेरी है? गांव वालों से पूछताछ करने के बाद हमें शक हो गया था कि ये झोपड़ी आपकी है। हमने सोचा कि आप अंदर सो रही होंगी, इसलिए हमने झोपड़ी में आग लगा दी। भला राजा रमन मुझे क्यों मारना चाहेगा? वो सब हमें नहीं पता। हम तो बस उनके आदेश का पालन कर रहे थे। जी हाँ, मैं अब समझ गया कि राजा रमन आपको क्यों मारना चाहते हैं। भला राजा रमन मुझे क्यों मारना चाहेगा? वो नहीं चाहते कि मेरा और आपका विवाह हो। वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको जान से मारने की साजिश रची। मुझे तो ये भी लगता है कि आपको वनवास भेजने में भी उनकी कोई चाल है। उन्होंने अपनी बेटी की विवाह आपसे करवाने के लिए दो राज्यों के बीच होने वाले युद्ध की भी परवाह नहीं की। अब जब सच्चाई का पता चल चुका है तो अभी जाकर मेरे पिताजी और आपके पिताजी से राजा रमन की चाल के बारे में बताना होगा। मैं अपने पिताजी के वचन से बंधी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आप जाइए और दोनों राज्यों के बीच होने वाले जंग से बचाइए। लेकिन आप अकेले यहाँ? मेरे शुभचिंतक यहाँ आ चुके हैं। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। राजा रमन की नीयत में मुझे शुरू से ही खोट नजर आती थी, लेकिन वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। राजा धीरेन्द्र प्रताप के पास जाकर उन्हें रमन की चाल के बारे में बताना होगा। राजा आदित्य अपने बेटे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमारे राज्य में आपका स्वागत है, हमारे होने वाले समधी और दामाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी होने वाली बहू के पिता राजा धीरेन्द्र प्रताप। आपके यहाँ अचानक आने का कारण क्या है राजा आदित्य? इसका मतलब मैंने राजा रमन की चाल में फंसकर अपनी बेटी को 1 साल के लिए वनवास पर भेज दिया। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। इस काम में मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके खिलाफ भड़काया है। उनकी बातों में आकर मैं आपके राज्य पर आक्रमण करने वाला था। तब तो हम दोनों को मिलकर उन पर आक्रमण करना होगा। तुमने मुझे राजा धीरेन्द्र प्रताप के विरुद्ध भड़काने की कोशिश क्यों की? यह सब मैंने अपनी पुत्री के मोह में आकर किया। वो आपके बेटे राजकुमार अभय से विवाह करना चाहती थी, लेकिन आपने अपने बेटे का विवाह राजा धीरेन्द्र प्रताप की पुत्री सुषमा से तय कर दिया था। किसी भी तरह अपनी पुत्री का विवाह आपके बेटे से करवाने के लिए मैंने षड्यंत्र रचा था। मुझे क्षमा कर दो। तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी। तुम्हारा राज्य मेरे अधीन रहेगा और तुम मेरी काल कोठरी की शोभा बढ़ाओगे। हम दोनों ने मिलकर अपने दुश्मन को उसके किए की सजा दे दी है। अब बस ये विवाह हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो जाएं। वनवास के 1 वर्ष पूरे होते ही विवाह भी संपन्न हो जाएगा। बस कुछ दिनों का इंतजार और है। हाँ, और पिताजी, आप यहाँ? वनवास के 1 वर्ष पूरे हो गए क्या? हाँ बेटी, तभी तो हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन माँ, लेकिन क्या बेटी? ये गांव वाले बहुत पिछड़े हुए हैं, इन्हें सुविधाओं का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर इनकी भलाई के कार्य करना चाहती हूँ। मेरी होने वाली बहू के विचार बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे लिए यहीं पर एक राजमहल बनवा दूंगा।
विवाह के बाद तुम और अभय यहीं रहना और इन लोगों का ध्यान रखना। टिंकू और हटेला, तुम दोनों मेरे घर पे क्या करने आए हो? ये क्या सरपंच जी, ना हाय ना हेलो। हमने तो सुना था कि आप अतिथि का बहुत स्वागत करते हैं। सही कहा टिंकू, मगर ये तो हमसे चाय नाश्ता पूछने के बजाय हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनके घर में कोई चोर घुस आया है। सारा गांव जानता है कि तुम दोनों एक नंबर के छिछोरे, आवारा, निकम्मे व्यक्ति हो, तो तुम्हें देखकर क्या मैं चौंकूंगा नहीं? तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ देखकर मैं फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत करूंगा? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। सीधी तरह से बाहर का रास्ता नापो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया सरपंच, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? अपमान तो उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान होता है। हमारी एक बार बात तो सुन लो सरपंच जी, हम अपनी बात पूरी करके यहाँ से चले जाएंगे। जल्दी बोलो, क्या बकवास करना चाहते हो तुम दोनों? आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों अभी तक कुंवारे हैं। ये तो सभी जानते हैं, और ये भी कि तुम दोनों जीवन भर कुंवारे ही रहोगे। भला तुम्हारे जैसे निकम्मे और निठल्ले लड़कों से कौन ही लड़की ब्याह करेगी? तुमसे शादी करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करेगी? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बिंदिया रहती है ना, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बिंदिया का विवाह हम में से किसी एक से कर दो। ओ फटे हुए जूते, ढीला दिमाग लेकर घूम रहा है क्या? किससे क्या बात करनी चाहिए भूल गया है क्या? जानता नहीं, मेरी बिंदिया पहले से ही विवाहित है। और सुन, अगर नहीं भी होती ना तो भी तुम दोनों से नहीं करवाता, समझे? चाहे वो जिंदगी भर कुंवारी घर पर क्यों ना बैठी रहती। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना ऐसे बदनाम करूंगा पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब चलो, रास्ता नापो, निकल जाओ यहाँ से। ये बुढ़ाऊ अपने आप को समझता क्या है? अरे इसका घर जमाई दामाद तो इसे छोड़कर ना जाने कब का भाग गया। हम तो इसकी भलाई के लिए इसके घर गए थे, सोचा था कि हम दोनों में से किसी एक की तो शादी हो जाती। बिल्कुल सही कहा तूने टिंकू, अगर बुढ़ाऊ मोमबत्ती लेकर भी हमारे जैसा दामाद ढूंढेगा ना, तब भी उसको हमारे जैसा दामाद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज से पहले इतनी बेइज्जती हमारी किसी ने नहीं की। नहीं भाई, थोड़ा याद कर, पिछले हफ्ते इससे भी ज्यादा बुरी वाली हुई थी। वो तो आज तक की सबसे बुरी वाली बेइज्जती थी। चुप कर, मजा आ जाता अगर कोई उस सरपंच के बच्चे को सबक सिखा देता तो मान जाऊंगा भाई उसको, लेकिन ये भी नहीं होगा। देख लियो, भला कौन इन लोगों से दुश्मनी मोल लेगा। अरे भाई, इधर कोई नहीं है, तू चल अब घर। किसको सुना रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है कोई हमारी बात सुन रहा है क्या? जिसे तू ये सब बता रहा है, जो तेरे जानने के बाद उससे हमारी बेइज्जती का बदला लेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि सरपंच से दुश्मनी मोल ले, समझा? हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। गांव में सबसे ज्यादा अमीर है वो, वैसे भी गांव के सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते, और हमें तो कोई पूछता तक नहीं है। तू बिल्कुल सही बोल रहा है हटेला, मैं तो भूल ही गया था। वैसे भी हम दोनों पैसों के लालच में ही तो उसका दामाद बनने चाह रहे थे। अगर गांव वालों को ये सब पता लग गया कि हम दोनों सरपंच के घर में गए थे, तो वो हमारी सब जगह बहुत बुरी बेइज्जती करवा देगा, और खुद की इतनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे भी कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, इसके बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम दोनों। इसलिए कह रहा हूँ, भूल जा और घर चल। याद है पिछली बार हम दोनों ने सुखिया चाचा की बेटी से मुस्कुराकर बात क्या कर ली? तो सुखिया चाचा ने हम दोनों को कैसे कुत्ते की तरह पीटा था। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुप रहें। लगता है इन दोनों को हमारी ताकत का आइडिया नहीं है।
हाँ भूत बॉस, आपको बड़े हल्के में ले रही है दोनों। भूत बॉस तैयार हो जाइए और जाकर उस सरपंच को सबक सिखा दीजिए। जाइए भूत बॉस, जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जगह कोई और जाएगा। भला तुम लोगों के होते हुए हम क्यों कष्ट करें? अब बताओ तुम दोनों में से कौन जाएगा? आपस में फैसला कर लो। ये किस मुसीबत में पड़ गए हम दोनों। ये इंसान बहुत मारते हैं यार, बात बात पे मंत्र पढ़ने लगते हैं। पिछले बार मंत्र पढ़ के राख मेरे ऊपर डाल दी थी, मेरी स्किन खराब हो गई थी। तू सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना। पिछली बार भोलू को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे, मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया था भाई। आइडिया। कैसा आइडिया? अरे क्यों ना भोलू को भेजें? भूत बॉस से कहेंगे कि उसे भेजें ताकि थोड़ा बहुत भूतगिरी सीख सके। देखना, ये सुन के भूत बॉस उसे भेजने के लिए मान जाएंगे। अरे वाह वाह, हाँ सही बोला भूत भाई, उसी को भेजते हैं। चल भूत बॉस को बोलते हैं उसे भेजने के लिए। भूत बॉस। अच्छा, तो सोच लिया तुम दोनों ने। अब बताओ कौन जाने वाला है? भूत बॉस, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम भोलू भूत को भेजें। ऐसे कब तक यहाँ बैठ बैठ कर वो आराम फरमाता रहेगा? उसे भी तो जानना चाहिए कि इंसानों को कैसे डराते हैं। कब तक यहाँ हम सबके पीठ पीछे छुपता रहेगा? उसका भी सीखना बहुत जरूरी है भूत बॉस। हमारी बात मानिए, उसे ही भेजना सही रहेगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। अब आएगा मजा। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? रात भर सोया नहीं था भूत बॉस, इसलिए आंख लग गई थी। मूर्ख, भूत रात में नहीं सोते। ये बात मैं तुझे समझा समझा कर तंग आ चुका हूँ। सॉरी बॉस, सॉरी भूत बॉस, मैं भूल गया। सुनो भोलू, तुम्हें एक काम करना है। सरपंच के पास जाकर उसे सबक सिखाना है। तुम एक काम करो, तुम उसके दामाद के रूप में उसे धोखा दो, उसकी बेटी पर अत्याचार करो और हर वो काम करो जो भूत करते हैं। बेचारा सरपंच तो वैसे ही परेशान रहता है, भला इससे आपको क्या मिलेगा भूत बॉस? बस भोलू, बहुत हो गया। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। हमारा काम केवल इंसानों को परेशान करना, उन्हें डराना और मारना है। इसीलिए तुम फालतू के सवाल मत करो और इस बार कोई मिस स्ट्राइक ना हो। अरे वाह, कितना मस्त मौसम है और इस मोटे भूत बॉस ने क्या घटिया काम सौंप दिया। अब भूत बनने के बाद भला कौन इन इंसानों की बंदिशों में दोबारा जाना चाहेगा? लेकिन चलो देखते हैं क्या करें। आइडिया। अरे दामाद जी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यही सही मौका है। कुछ ऐसा करता हूँ कि ये सरपंच मुझे अभी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। जो मैं करना चाहता हूँ वो करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इनकी भलाई के लिए तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या हो गया है कि क्या कर रहे हैं? इतने सालों बाद तो आप घर आए और ऊपर से आपने पिताजी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अरे दामाद जी, धन्यवाद कि आपने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपके गाल पर थप्पड़ मारा है। आपको तो मुझ पर क्रोधित होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पुश मी आउट ससुर जी, पुश मी आउट। मन मेरा यही कर रहा था दामाद जी, लेकिन आपको पता नहीं, आपके जाने के बाद मेरी गर्दन में मोच आ गई थी। बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, लेकिन ठीक ही नहीं हुई। आपके एक थप्पड़ ने मेरी गर्दन की मोच सही कर दी। और मैंने भी आपको बुरा भला बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। अच्छा किया दामाद जी, आप आ गए। इतना बड़ा कारोबार मुझे स्वयं देखना पड़ रहा था।
अब आप आ गए हैं तो अपना कारोबार संभालिए। कारोबार? कौन सा कारोबार? दामाद जी, लगता है आप भूल गए, हमारी लड़कियों की बहुत बड़ी टाल है। क्या बोला आपने? किसकी टाल है? क्षमा कीजिए दामाद जी, मेरा मतलब लकड़ियों की बहुत बड़ी टाल है। आसपास के गांव में हम ही लकड़ी सप्लाई करते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मगर इनकी तो मौत ही सही हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अरे मोहन, तुम अपने कुबड़े काका को नहीं पहचाने क्या? कुबड़ा काका? भला ये कैसा नाम है? वो क्या है ना कि मेरी पीठ पर कुबड़ा निकला हुआ है और मैं हमेशा झुक कर चलता हूँ, इसलिए गांव वाले मुझे कुबड़ा काका कहकर बुलाते हैं। आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मोहन जी, आपको सरपंच जी ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? अरे तुम मुझे भूल गए क्या? मैं सरपंच जी का सबसे वफादार नौकर हूँ। जब आप सब कुछ छोड़कर चले गए थे, तब मैंने ही सरपंच जी के कारोबार को संभाला है। यही मौका है, लगता है ये सरपंच जी का सबसे प्रिय और वफादार नौकर है। क्यों ना मैं इसे पीट दूं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा। तुम एक नौकर हो और तुम्हें अपने मालिक से बात करने की जरा से भी तमीज नहीं, कुबड़े कहीं के। ये आपने सही नहीं किया मोहन जी, मैं इसकी शिकायत सरपंच जी से करूंगा। हाँ जा, कुबड़ा कहीं का। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि सरपंच जी पता नहीं मेरा क्या कर लेंगे। चल निकल यहाँ से आज से, तुझे यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। सरपंच जी के चेहरे से ही क्रोध झलक रहा है। लगता है कि अब ये मुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मोहन, क्या तुमने इनके गाल पर थप्पड़ मारा? सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि 4-5 थप्पड़ मारे, और तो और मैंने इसे काम से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको तो मुझ पर गुस्सा आना चाहिए। मैंने आपके वफादार नौकर को इतनी बुरी तरह से पीटा। तुम्हारे पिटाई खाने के बाद ही इसको अकल आई दामाद जी। दरअसल यहाँ ये काफी सालों से पैसों की हेरा फेरी कर रहा था, लेकिन जब तुमने इसे पीट कर काम से बाहर निकाल दिया तो यहाँ ये रोते हुए मेरे पास आया और इसने सारी बात बता दी। अगर तुम इसे नहीं मारते तो ये कुछ ही सालों में सारा कारोबार चौपट कर देता। आपके कदम कितने शुभ हैं जी। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं कोई भी काम उल्टा कर रहा हूँ मगर वो सीधा हो जा रहा है। कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा। मैं काफी समय से देख रहा हूँ, ये कांच का मर्तबान यहाँ पर ऐसा ही रखा हुआ है। ये देखने में तो काफी पुराना मालूम होता है। क्या है इसमें? इस कांच के मर्तबन को छूने की भी कोशिश मत करना मोहन। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। मेरे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताते आए हैं कि जो भी इस कांच के मर्तबन को छुएगा तो उसको बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा। मेरा क्या अशुभ होगा? मैं तो पहले से ही भूत हूँ। क्यों ना मैं इस कांच के मर्तबान को तोड़ दूं, तब तो ये मुझे पक्का धक्के देकर घर से बाहर ही निकाल देंगे। हाँ। अरे ये क्या किया तुमने? मेरा खानदानी कांच का मर्तबन तुमने तोड़ दिया। मेरे पूर्वजों की निशानी थी ये। मोहन, तुम तो वाकई बहुत ही शुभ साबित हो रहे हो। अब क्या हुआ? अब तो आपको मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आखिर तुम मुझसे खुद को बार बार घर से बाहर निकालने के लिए क्यों बोल रहे हो मोहन? तुमने जैसे ही इस मर्तबान में लात मारी, इसमें से हीरे निकल आए और इसका मतलब मेरे पूर्वज झूठ बोल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके हीरो को कोई भी हाथ लगाए और मैं बैठे ही बैठे और ज्यादा धन्यवान हो गया।
मोहन हो तुम? मैं मोहन हूँ। अगर तुम मोहन हो तो फिर ये कौन है? सरपंच जी, मैं भी असली मोहन को देखकर धोखा खा गया था। मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता लगा कि आपका दामाद मोहन वापस आ गया है, लेकिन कल जब मैं शहर से वापस आ रहा था तब असली मोहन मुझे रास्ते में मिला। मैं समझ गया कि आपके घर में कोई बहरूपिया ठहरा हुआ है। अजी, आप इतने दिन से कहाँ थे और मैं कैसे विश्वास करूं कि आप ही असली मोहन हो? मेरा रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं बुरी तरह घायल हो गया था। गांव वालों ने मेरा इलाज कराया। स्वस्थ होने के बाद मैं सीधा गांव ही आ रहा था। रास्ते में मुझे गांव के हवलदार जी मिल गए। ये जो तुम्हारे सामने मोहन खड़ा हुआ है, ये एक बहरूपिया है। इससे पूछो कि मैं तुम्हें प्रेम से क्या बुलाता हूँ। बताइए जी, आप मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? अजी, इतना समय क्यों लगा रहे हैं आप? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? इसे याद तो तब होगा जब ये असली मोहन होगा। बिंदिया, इसे ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हें प्यार से बिंदु बुलाता हूँ। देखते क्या हो हवलदार, पीट पीट कर बुरी हालत कर दो इस बहरूपिया की और ले जाकर बंद कर दो काल कोठरी में। यहाँ से भागने में ही भलाई है भोलू, नहीं तो ये तुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। ओफो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। अरे ये तो भूत था। इसका मतलब मेरे घर में इतने दिनों से भूत रह रहा था। जाइए पिताजी, जाकर तुरंत पंडित जी को बुलाकर लाइए। हमें अपने घर में पूजा करवानी होगी। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था भूत बॉस, इससे कुछ नहीं होने वाला। समझ नहीं आता कि इसका क्या करूं। इसने फिर से भूत बिरादरी का नाम बदनाम कर दिया। इतना सा काम इससे नहीं हुआ। सही कह रहे हो भूत बॉस, यहाँ तो मार खाकर ऐसे आ रहा है जैसे कि यहाँ कोई इंसान हो। लेकिन आप चिंता मत करो, आने वाले कल में हम इसे अपने जैसा बनाकर ही छोड़ेंगे। माँ, मम्मी, इन इंसान के बच्चों ने मार मार कर चपटा कर दिया। सारा शेप, सारा साइज ही बिगाड़ कर रख दिया है भैया। अब भूल कर भी ये इंसान बनने की भूल नहीं करूंगा। शांतिपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी नाव भी थी। जब वो खेत में काम नहीं करता था तब या तो वो नदी में मछली पकड़ने जाता था या फिर लोगों को नाव में बिठाकर नदी पार करवाता था। पिताजी, आज दोपहर से शाम हो गई लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तू सही कहता है बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज हमें एक भी मछली नहीं मिलेगी। सूरज ढलने वाला है, अब हमें वापस चलना चाहिए। सवारी जाने का समय भी हो गया है। ₹2 सवारी, ₹2 सवारी। नदी के उस पार ले जाने के लिए सिर्फ ₹2 सवारी। पहले आओ पहले पाओ, सिर्फ ₹2 में। हरी भैया, आज तुम मछली बेचने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है आज बाजार में मछली बहुत महंगी बिकी है। क्या बताऊं शीला बहन, मैंने नदी में बहुत बार जाल फेंका लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मुझे लगता है कि नदी की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। तुझे कितनी बार कहा है, तेरी नाव बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नई नाव ले ले। देख, आज फिर से तेरी नाव में छेद हो गया। क्या करूं जमींदार साहब, गरीब आदमी हूं, नई नाव खरीदने का पैसा कहां से लाऊंगा। इसीलिए इसी नाव की मरम्मत करके इसी से काम चला रहा हूं। पैसे की चिंता क्यों करता है, मुझसे उधार ले ले। नहीं जमींदार साहब, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। जमींदार साहब, आपने पैसे नहीं दिए। हिसाब में लिख लेना, मैं बाद में दे दूंगा। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ या फिर तू कहीं भागा जा रहा है? जमींदार साहब, पूरे ₹100 का हिसाब हो गया है। आप मुझे पैसे दे देते तो मैं अपनी नाव की मरम्मत करवा लेता।
अच्छा, तो तुझे नाव की मरम्मत करवानी है। हे रामा, हरिया की नाव की मरम्मत कर देना और जितने भी रुपए लगे मुझसे ले लेना। जो रुपए मुझे हरिया को देने हैं वो मैं तुझे दे दूंगा। जैसा आप कहें जमींदार साहब। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही करूंगा। रामा से अपनी नाव की मरम्मत करवा लूंगा। हरिया की नाव की मरम्मत में जितना लोहा लगे उतना तू दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। जैसा आप कहो। ये ले हरिया, तेरी नाव अब बिल्कुल नई जैसी हो गई है। जमींदार के कहने पर मैंने तेरी नाव के लिए बिल्कुल नए पुर्जे बनाए हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। हमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे काम की कीमत तो जमींदार साहब चुकाएंगे, उन्होंने ही तो ऐसा कहा था। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो रुपए वो तुझे देने वाले हैं वही रुपए वो नाव की मरम्मत करने के बदले वो मुझे और चंपक को दे देंगे, लेकिन वो तुझे सिर्फ 100 रुपए देने वाले थे और तेरी नाव की मरम्मत करने का खर्चा 500 रुपए है। जब तक तू बाकी के 400 रुपए नहीं देगा तब तक ये नाव हमारे पास रहेगी। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम लोग मेरी नाव रख लोगे तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये तुझे नाव की मरम्मत करवाने से पहले सोचना था। हरिया केदार से पूरी बात बताता है। मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी के 400 रुपए तेरे बदले मैं इन्हें दे रहा हूँ। जमींदार साहब, मैं आपके रुपए एक साथ कैसे लौटा पाऊंगा? तू मुझे हर महीने की पहली तारीख को 50 रुपए दे दिया करना। इस तरह 8 महीनों में ही मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसे अपने जाल में फंसा रहा हूँ ताकि मैं उसकी जमीन भी खरीद सकूं। वो कैसे? तुझे तो पता है मैंने इस गांव की सारी जमीन खरीद ली है। सिर्फ हरिया ही है जिसने अपनी जमीन नहीं बेची। मैंने बहुत बार उससे जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। अब देखना मैं कैसे उससे मुफ्त में जमीन लेता हूँ। वो कैसे? बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ऐसा लगता है जैसे साल भर खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो शांति। अब मैं चिंता मुक्त होकर नाव चलाऊंगा और बहुत ही जल्द जमींदार साहब का पूरा कर्जा उतार दूंगा। शांति, जल्दी से जमींदार साहब के लिए पानी ले आओ। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जमींदार साहब, आज महीने की पहली तारीख है। मैं खेत का काम खत्म करके आप ही के पास आने वाला था। आप ही यहाँ आ गए, तो ये लीजिए, पूरे 50 रुपए हैं। इस गरीब के पास इतने रुपए कहाँ से आए? लगता है मेरी तरकीब नाकाम हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। अगले महीने समय से आकर पैसे दे जाना। अरे ये क्या? ये दूसरी नाव किसकी है? ये नाव राधा के पति सुरेश की है। अब वो भी लोगों को नदी पार करवाएगा और तेरी तरह ही मछलियाँ पकड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं और सुरेश मिलकर गांव के लोगों को नदी पार करवाया करेंगे। बिल्कुल सही कहा। 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, नदी के उस पार ले जाने के लिए 2 रुपए सवारी। पहले आओ पहले पाओ, सिर्फ 2 रुपए में। 1 रुपए सवारी, 1 रुपए सवारी। जिसे भी नदी के उस पार जाना है जल्दी से आ जाए। 1 रुपए सवारी। अरे भाई, 1 रुपए सवारी नहीं, 2 रुपए सवारी लगता है। तुम्हें क्या करना? मैं चाहे 1 रुपए सवारी लूं या 2 रुपए सवारी लूं, मेरी नाव है, मेरी मर्जी। उस दिन हरिया की नाव में कोई भी नहीं बैठता। सब लोग सुरेश की नाव में बैठकर नदी पार करते हैं।
अरे वाह, आज तो जाल में बहुत सी मछलियां फंसी हैं। ऐसा लगता है आज तो बहुत ही जल्द टोकरी मछलियों से भर जाएगी। सुबह भी इसने मेरा नुकसान किया था, अब यहाँ भी मेरा नुकसान करने आ गया। अभी इसे यहाँ से भगाता हूँ। देख नहीं रहे, मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर मछलियाँ पकड़ो। मैं क्यों कहीं और जाऊँ, तुम यहाँ से जाओ, अब मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ूंगा। मछली पकड़ने की बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां से नहीं जाता और वे दोनों मछलियां पकड़ते रहते हैं। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, बड़ी बड़ी मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली, छोटी बड़ी मछली, मछली ले लो मछली। 10 रुपए किलो मछली ले लो, 10 रुपए किलो। मुझे 10 किलो मछली दे दो भैया। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली, 5 रुपए किलो मछली। तुम रहने दो भैया, अब मैं रमेश से 5 रुपए किलो में मछली खरीदूंगी। हाँ, मुझे दे दो, 1 किलो दे दो। अरे वो बड़ी वाली दे दो, ये छोटी वाली दे दो। ये लो पैसे, कितने रुपए किलो हुए? देखा हरिया, इसे कहते हैं कारोबार करना। तू कितनी देर से टोकरी भर के मछलियाँ लिए बैठा है, लेकिन तेरी एक भी मछली नहीं बिकी। और मुझे देख, मैंने आते ही सारी मछलियाँ बेच दी। इसकी वजह से आज एक भी रुपए का काम नहीं हुआ। आज ना नाव में एक भी सवारी बैठी है, ना ही एक भी मछली बिकी है। चल बेटा, अब घर चलते हैं। आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए नई साड़ी लाया हूँ। ये देखो शांति बहन, आज मेरे लिए नई साड़ी लाए हैं। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। आज बहुत देर हो गई माँ, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। आज तेरे पिताजी ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली होंगी और वो उन्हें बेच रहे होंगे। अरे वाह, फिर तो पिताजी आज ढेर सारी मिठाइयाँ लाएंगे। मेरे वो बता रहे थे कि आज सुमन के पिताजी की एक भी मछली नहीं बिकी। क्या हुआ जी, आज आप इतने निराश क्यों हैं? क्या बताऊं सुमन, आज सुरेश की वजह से। हरिया शांति को पूरी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। ये तो अच्छा ही हुआ कि एक भी मछली नहीं बिकी। आज बच्चों को बहुत स्वादिष्ट मछली करी बनाकर खिलाऊंगी। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जब से सुरेश नाव चलाने लगा था और मछलियाँ बेचने लगा था, तब से ना तो हरिया की नाव में कोई बैठता था और ना ही उसकी मछलियाँ बिकती थीं। इस बात से हरिया बहुत परेशान हो गया था। क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सुमन की माँ, सुरेश की वजह से 1 रुपए का भी काम नहीं हो रहा है। महीना खत्म होने वाला है और जमींदार साहब को रुपए भी देने हैं। ना जाने रुपए कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। क्या हुआ सुरेश, क्या खबर लाए हो? काम तो अच्छा चल रहा है ना? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है जमींदार साहब। अब हरिया अपनी नाव की मदद से 1 रुपए भी नहीं कमा पाता। आपने हरिया की जमीन हथियाने की बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन आप अपना वादा न भूलना। तू चिंता मत कर सुरेश, तू बस अपना काम करता रहे। काम हो जाने पर मैं तुझे माला माल कर दूंगा। सुरेश वो सब जमींदार केदार के कहने पर कर रहा था, ताकि हरिया को रुपए कमाने से रोका जा सके और वो जमींदार केदार के रुपए समय पर वापस ना कर पाए। ये जमींदार केदार की हरिया की जमीन हथियाने की चाल थी। इस महीने की किस्त देने तू समय से आ गया। लगता है इस महीने तेरी अच्छी कमाई हुई है। ला, जल्दी से 50 रुपए दे दे। नहीं जमींदार साहब, इस महीने 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई। मैं आपके पास किस्त देने नहीं, बल्कि कुछ दिनों की मोहलत मांगने आया हूँ।
तुझे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तू 2 दिन बाद मुझे किस्त के पैसे दे देना, नहीं तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार साहब, आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे खेत पर कब्जा ना करूं तो समय पर रुपए दे देना। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और चित्रगुप्त कहाँ हैं? मैं चित्रगुप्त की बेटी सुंदरी हूँ। आज उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। वो क्यों नहीं आया? माँ के हाथों का खाना खाकर आज उनका पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारी माँ पहले खाना नहीं बनाती थी? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। पहले पिताजी ही खाना बनाते थे, लेकिन कल रात मेरी माँ ने खाना बनाया, जिसे खाकर मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई। ठीक है, आज तुम उसका काम करो, लेकिन गड़बड़ मत करना। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी कर्मों की किताब खोलकर बताती हूँ कि आज किसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। अरे, ये किताब तो हिंदी में है, लेकिन मुझे तो हिंदी पढ़ना आता ही नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ी हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर महाराज को ये पता चला कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? आता है महाराज, आता है। तो फिर जल्दी बताओ, किसका नाम लिखा है? ये क्या लिखा है? हरिया? नहीं 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 नहीं, शहरी? नहीं नहीं, लहरी? नहीं नहीं, तितहरी? महाराज, इसमें हरिया लिखा है। आज हरिया की जीवन लीला समाप्त होगी। चलो उसके पास चलते हैं। क्या हुआ जी? आज भी आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, बस बारिश की वजह से परेशान हूँ। नदी में बाढ़ आ जाएगी तो मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? मछलियाँ पकड़कर भी क्या करोगे? कौन सी आपकी मछलियाँ बिकती हैं? आप जमींदार साहब के पास गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत दे दी है। शांति परेशान ना हो, इसीलिए हरिया उसे सच नहीं बताता। ये तो अच्छी बात है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे लगता है नदी में बाढ़ आ गई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि नाव भी बह जाए। मैं जाकर देखता हूँ। नाव में तो पानी भर रहा है, ये डूबने वाली है। इसे जल्दी से नदी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो मेरी नाव डूब जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ! महाराज की जय हो। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना चित्रगुप्त? जी महाराज, लेकिन अभी ठीक हो गई है। अच्छी बात है। बेटी, ये किताब मुझे दे दो और घर जाओ। अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। आज का काम पूरा हुआ। हरिया की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। चित्रगुप्त, जल्दी से किताब में देखो और बताओ कि इसे स्वर्ग ले जाना है या फिर नर्क। महाराज, लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इस किताब में हरिया का नहीं बल्कि लहरी का नाम है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? किताब में अच्छे से देखो। महाराज, गलती से आपने लहरी की जगह हरिया के प्राण समय से पहले ही ले लिए। अभी इसकी आयु बहुत बाकी है। हरिया की आत्मा उनके बगल से खड़ी है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने समय से पहले ही इसके शरीर से इसकी आत्मा निकाल ली है। ये तुम्हारी बेटी के कारण हुआ है, उसी ने हमें इसका नाम बताया था। अब हम क्या करें? महाराज, एक काम करते हैं, किसी को हमारी गलती के बारे में पता चले उससे पहले ही हम हरिया की आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं। हाँ चित्रगुप्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो सब हम पर हंसेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलती के बारे में किसी को ना बताऊं, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मेरी नाव नदी में डूब गई है। आप मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
इतनी लंबी और गहरी नदी में हम तुम्हारी नाव कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। महाराज, हमें इसकी बात माननी होगी। ठीक है, हम तुम्हारी नाव ढूंढ कर लाते हैं। ये रही तुम्हारी नाव। ये मेरी नाव नहीं है, मेरी नाव इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी थी। ये नाव भी मेरी नहीं है, मेरी नाव तो लकड़ी की थी, ये नाव तो सोने की है। तुम्हारी लकड़ी की नाव के बदले हम तुम्हें सोने की नाव दे रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी ही नाव चाहिए। अब हम क्या करें? इसकी नाव कहां से ढूंढें? ये है मेरी प्यारी सी नाव। ठीक है, अब हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं। कितना भयानक सपना था। मेरे सपने में यमराज और चित्रगुप्त आ गए थे, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? लगता है मैं बाढ़ में बहकर यहाँ आ गया हूँ। ये क्या, मेरी नाव में इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? इसका मतलब वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, और यमराज ने मुझे ये सिक्के दिए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो गई। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? हमें लगा था कि आप बाढ़ में बह गए हो और वापस लौटकर नहीं आओगे। बाढ़ में बहने के बाद जो कुछ भी हुआ, हरिया उसे सब कुछ बताता है। अब हमारी गरीबी दूर हो गई जी। तू बिल्कुल सही समय पर आया है। ला मेरे 50 रुपए। इन 50 रुपयों के साथ उन्हें भी गिन लूंगा। जमींदार केदार समझ रहा था कि हरिया उसके पास खाली हाथ आया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? एक सोने के सिक्के की कीमत कितनी होती है? एक सोने के सिक्के की कीमत इतनी है कि अगर तू मुझे एक सोने का सिक्का दे दे तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा और उल्टा मैं तेरा कर्जदार हो जाऊंगा। तो ये लीजिए जमींदार साहब, एक सोने का सिक्का। अब से मैं आपके कर्जे से मुक्त हूँ और मैं आपका कर्जा माफ करता हूँ। हरिया के पास सोने का सिक्का देखकर जमींदार केदार हक्का बक्का रह गया। वो सोच रहा था कि गरीब हरिया के पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी ईमानदारी का इनाम था। तेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसका जवाब तो यमराज ही दे सकते हैं जमींदार साहब। मंगलू एक सीधा साधा आदमी था जो कि मेहनती था, धोबी था। वो हर रोज सर पर कपड़े लाद कर शहर ले जाता था। अरे ओ भाग्यवान, एक गिलास पानी ले आओ। अजी दिवाली आ रही है और धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने का रिवाज होता है। बात तो तुमने पते की कही, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अजी छोड़िए, इतने साल से जो पैसे जमा कर रखे हैं उन्हें क्या मेरे साथ मेरी कब्र में गाड़ोगे? कितना वक्त हो गया कुछ भी ना लेकर आए। अगर इस बार धनतेरस पर कुछ ना खरीदा ना तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, ना खुद खाऊंगी ना तुम्हें खाने दूंगी। अब तो कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, जब शहर जाऊंगा तब कुछ लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन मंगलू पीछे से जाकर शीला की आंखें बंद कर देता है और उसे घर के सामने लेकर जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि तेरे लिए कुछ लेकर आना है। आज तेरे लिए ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम झूम उठोगी। हाँ, क्या सच में? अच्छा बताओ, क्या लेकर आया हूँगा मैं? एक बहुत सुंदर सा हार। धत तेरे की है, जब देखो तेरी सोच सोने चांदी पर ही टिकी होती है। कुछ दूसरी चीज सोच, उस पर बैठकर मैं तुझे पूरा गांव घुमाऊंगा, तुझे शहर तक भी लेकर जाऊंगा। हाँ। अच्छा, तो फिर मोटर कार लेकर आए हो? मंगलू ऐसे ही उसे आंखों पर हाथ रखकर बाहर ले जाता है
अरे पर तुम आरती की थाली तो लेकर आए ही नहीं। तुम बस थोड़ी देर रुको और आंखें मत खोलना, अच्छा? अगर आंखें खोली तो तुझे मेरी कसम है। हाँ। ओफो, और कितना इंतजार करवाओगे? अरे थोड़ी देर बस, एक आरती की थाली लेकर आता हूँ, पर हाँ आगे मत खोलना। थोड़ी ही देर में मंगलू आरती की थाली लेकर आता है। हाँ, अब अपनी आंखें खोलो। तुम इतनी खुश हो जाओगी कि खुशी से नाचने लगोगी। हाँ। जब शीला आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ये क्या लेकर आए हो आप? अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? गधे लेकर आया हूँ। अरे दिखाई तो देता है, पर आपने तो कहा था मोटर कार लेकर आए हो। अरे मैंने ये कब कहा? अरे अभी तो कहा था कि उस पर बैठाकर पूरे गांव और शहर भी घुमाने लेकर जाओगे। अरे हाँ, तो इन पर बैठाकर ही तो घुमाने लेकर जाऊंगा ना। देख, एक पर तुम बैठना, एक पर मैं बैठूंगा, और एक हम ऐसे ही साथ लेकर चलेंगे। अगर तुम्हारा मन दूसरे गधे पर बैठने का हुआ तो तुम दूसरे पर भी बैठ सकती हो। और हाँ, ये जो पहले वाला, इसका नाम वीरू, दूसरे वाला धन्नो और तीसरे वाले का नाम टुन्नू है। हे भगवान, कैसे इंसान से पाला पड़ा है मेरा। लोग अपनी बीवियों के लिए सोना, चांदी, हार, गहने, मोटर कार खरीदते हैं, और मेरा पति मेरे लिए गधे लेकर आया है। अरे भाग्यवान, अगर मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी खरीदता तो उसकी रखवाली करनी पड़ती, और अगर चोरी हो जाता तो, और अगर मोटर गाड़ी खरीदता तो वो हमें चलानी ही नहीं आती, और खुदा ना खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो गई तो ना बाबा ना। मैंने शहर में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होते हुए देखी है, इसलिए मोटर गाड़ियों से तो दूर रहना ही भला है। और रही बात इन 3 गधों की, तो देख, इस पर मैं अपना सामान भी ले जाऊंगा, और अगर तुझे शहर जाने का मन करे तो इन पर बैठकर मैं तुझे घुमा भी लाऊंगा, और इनके रहने से घर में हमें खालीपन भी महसूस नहीं होगा। देखा कितना होशियार है तुम्हारा पति है? एक तीर से कितने निशाने लगा दिए मैंने हैं। फिर शीला मुंह फुलाकर अंदर जाने लगती है। अरे ओ शीला, कहाँ चल दी? इनकी आरती तो उतार दो। तुम ही उतार लेना अपने गधों की आरती, मैं तो चली घर में, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास। दिन भर बस गुस्सा ही नाक पे टिका रहता है। खैर छोड़ो, मैं ही आरती किए देता हूँ। अगले दिन मंगलू अपने तीनों गधों पर सामान लादकर शहर निकल पड़ता है। रात को घर आने के बाद शीला, मैं वीरू, धन्नो और टुन्नू के लिए चारा लेने जा रहा हूँ। अच्छा? हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमारे तो खाने के ठिकाने हैं नहीं, और इन गधों को खिलाओ। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा करती हो? हैं? वैसे भी इन तीनों गधों की वजह से आजकल मुझे तिगुना मुनाफा हो रहा है, मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंगलू तीनों गधों के लिए चारा ले आता है। हाँ, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए चारा ले आया। आओ आओ, और जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। आओ गुरु, करो खाना शुरू। अरे आओ गुरु, करो खाना शुरू। अरे अरे टुन्नू, अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे खाओ खाओ। हाँ, ये हुई ना बात है। अरे खाओ खाओ वीरू, धन्ना, तुम भी खाओ। अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी ही शहर जाना पड़ेगा, तो तैयार रहना। अच्छा, समझ गए ना? तीनों गधे अपना सिर हिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े ही समझदार हो तुम तो। दिन भर बस इन गधों से करते रहो बातें। वैसे भी शायद तुम्हें याद ही नहीं कि इस घर में इन तीनों के अलावा तुम्हारी बीवी भी है। देखा, जलती है वो तुम तीनों से। फिर तीनों गधे ऐसे सिर हिलाते हैं जैसे उन्हें भी मजा आ रहा हो।
अगली सुबह मंगलू तीनों गधों पर कपड़े लादकर शहर की तरफ निकलता है। अरे वाह, कितने समझदार गधे हैं मेरे, हैं? मेरे बोलने से पहले ही उठ खड़े हुए और अभी भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जब से मैंने इन तीनों गधों को खरीदा है तब से तो मुझे मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। कहाँ मैं अकेला सिर्फ कुछ घर से कपड़े लेकर आता था और अब देखो इन तीनों की वजह से मेरे ग्राहक कितने ज्यादा बढ़ गए। जब से तीनों मनहूस गधे आए हैं तब से इन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। दिन भर बस गधों से ही बातें किया करते हैं। अब मंगलू हर रोज तीनों गधों पर सामान लादकर शहर ले जाता और शहर का सामान गांव लेकर आता। एक दिन शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ हो? अरे वाह, तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक पत्नी भी है? अरे हाँ, अरे पगली, ऐसी बातें क्यों करती हो? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाय राम, फिर से गधा ले लिया है क्या? हाँ, अरे पगली, इस बार गधा नहीं, इस बार तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। चल अपनी आंखें बंद कर। अरे नहीं, क्या लेकर आए हो बता दो, वैसे भी मैं इतने सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा ठीक है बाबा। और उसके सामने एक हार रख देता है। ये सच में आप मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ देख, जिन गधों को तू दिन रात गालियां देती थी ये उन्हीं की मेहनत का हार है। अब तू देखना, मैं वीरू, धन्नो और टुन्नू की मदद से कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुझे पता है, आज भी मेरे बहुत सारे ग्राहक बढ़ गए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हार क्या, मैं तुझे पूरा सोने से ही लाद दूंगा। अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। अगले दिन चलो उठो मेरे प्यारो, काम पर चलना है। और हाँ, अब से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तीनों की वजह से मेरे ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें 2-3 बार शहर जाना पड़ सकता है। फिर तीनों गधे अपना सिर हिलाते हैं। अरे यार, जोश में पहले कुछ दिन काम कर लिया, अब तो मालिक रोज हालत ही खराब कर रहा है। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ, रेडी हो जाओ काम के लिए, समझे? हाँ, कितने समझदार हो तुम। रास्ते में आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो एक कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं। तभी टुन्नू पीछे से मंगलू की धोती पकड़ लेता है। अरे टुन्नू, क्या हुआ? और फिर टुन्नू खुद पर बैठने का इशारा करता है। अच्छा, तो तुम अब मुझे अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहे हो? टुन्नू अपना सिर हाँ में हिला देता है। अच्छा ठीक है भाई, पर बस थोड़ी ही देर है, तुम भी तो थक गए होगे ना। फिर थोड़ी देर बाद वीरू और धन्नो भी मंगलू को अपने ऊपर बिठाते हैं और घर तक ले आते हैं। मंगलू घर पर आकर सारी बात शीला को बताता है। अरे वाह, ये तीनों गधे तो बहुत समझदार हैं। हाँ, समझदार तो हैं, इसीलिए तो मेरी कमाई भी बढ़ गई है। देखते ही देखते मंगलू एक नया घर भी ले लेता है। दूसरी तरफ अरे ये मंगलू इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज घर खरीद लिया। इस वक्त मंगलू उसके गधों के साथ शहर के लिए निकल रहा था। अरे बल्लू भाई, अरे क्या कर रहे हो आजकल? अरे बड़े दिनों के बाद दिखे। अरे भाई, हम तो यही हैं, तुम ही न जाने कहाँ ईद का चांद हो रखे थे। अरे कहाँ भैया, फुर्सत ही नहीं मिलती आजकल। क्यों, ऐसा क्या काम चल रहा है जो फुर्सत नहीं मिलती? अरे भैया, आप क्या बताऊं,
शहर में इतने सारे ग्राहक बढ़ गए हैं कि बस दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर आना जाना ही हो रहा है। अच्छा, ऐसी क्या घुट्टी पिला दी तुमने शहर वालों को? भाई मैं तो शहर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ग्राहक हैं कि बढ़ते ही नहीं, और ऊपर से ये इतने सारे मनहूस गधे किसी काम के नहीं। अरे भैया, अगर ऐसे ही गधों को मारोगे तो वो क्या खाक काम करेंगे? इन्हें भी तो प्यार की जरूरत है। भैया, जब से ये तीनों मेरे साथ जा रहे हैं तब से न जाने कौन सा जादू चल गया है ग्राहकों पर। अच्छा, तो सारा कमाल इन गधों का है। अच्छा भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और गधों को मारते हुए आगे निकल जाता है, रास्ते में सोचते हुए। तो उन तीनों गधों की वजह से इस मंगलू ने अपनी ग्राहकी बढ़ा ली। कमबख्त ने मेरे ग्राहक भी छीन लिए, और मेरे गधे हैं कि किसी काम के नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे काम पर जाएगा। शाम को नन्हा नन्हा राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग ढेचू ढेचू। अरे चलो, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ है जल्दी से है, फिर सुबह काम पर भी चल रहे हैं। सबके सोने के बाद बल्लू चुपके से मंगलू के घर में घुस जाता है। अब इनमें से एक गधे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उससे काम करवाऊंगा। वैसे भी इतने सारे गधों में किसी को क्या पता चलेगा कि कौन सा गधा मेरा है और कौन सा मंगलू का। बल्लू टुनु को पीछे से छोड़ने लगता है। तभी पीछे से धन्नो बल्लू को अपने पैर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। अरे ये गधे हैं कि ब्रूसली की औलाद। अयो मेरा पिछवाड़ा, मनहूस कहीं के हैं। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शीला आंखें मलते हुए वहां आ जाती है। उसे देख बल्लू छुप जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे आज टुनु को बांधा नहीं? अरे छोड़ो, वैसे भी कहाँ ही जाने वाला है। और जाकर फिर से सो जाती है। अब देखता हूँ इस गधे को मुझसे कौन बचाता है। और फिर बल्लू टुनु को अपने साथ ले जाता है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और देखकर हैरान हो जाती है। अरे टुनु, टुनु कहाँ गया? और फिर दौड़कर मंगलू के पास जाती है। अच्छी सुनिए, टुनु टुनु अपना टुनु कहीं खो गया है। टुनु उसकी जगह पर नहीं है। टुन्नू नहीं है, पर कहाँ गया? और जल्दी से दौड़कर बाहर जाता है। अरे टुन्नू, टुन्नू कहाँ गया भाई? तभी धन्नो और वीरू दोनों बाहर की तरफ इशारा करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगता है कि टुन्नू को कोई चुरा कर लेकर गया है। मंगलू दौड़कर आसपास देख कर आता है। टुन्नू, टुन्नू कहाँ हो टुन्नू? कुछ देर बाद थका मांदा घर वापस आता है। क्या हुआ, टुन्नू मिला? नहीं, मैं पूरे गांव में ढूंढ कर आ गया, लेकिन टुन्नू कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों तक मंगलू टुन्नू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। टुन्नू के ना मिलने से ना दोनों गधे और ना मंगलू ठीक से कुछ खा रहे थे और ना ही काम करने जा रहे थे। दूसरी तरफ बल्लू टुन्नू को शहर लेकर जाता है, और अगर टुन्नू नहीं जाता तो उसे बहुत मारता। अबे कमीने आदमी, इतना मारेगा तो क्या खाक काम करेगा कोई? बिल्कुल गधा है तू। अरे मेरे मालिक जल्दी आओ, नहीं तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा ये। अब देखता हूँ कि मंगलू कैसे आगे बढ़ता है। जब से टुन्नू गया है तब से ना तो आप कुछ खा रहे हो, ना ही काम पर जा रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो आप, वीरू और धन्नो भी बीमार हो जाएंगे। अगर आप खाओगे तो वो दोनों भी खा लेंगे। थोड़ा सा खा लो ना। फिर मंगलू थोड़ा सा खाना खा लेता है और वीरू और धन्नो को भी खिला देता है। शीला के कहने पर मंगलू वीरू और धन्नो को शहर लेकर जाता है। अरे वीरू, धन्नो, वो बल्लू के कुछ पैसे देने थे, इसलिए पहले वहीं चलना है। बल्लू का नाम सुनते ही दोनों गधे उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो हमारे दोस्त को ले गया है मालिक। जल्दी चलिए,
अरे क्या हुआ? बल्लू का नाम सुनते ही तुम इतने भड़क क्यों रहे हो? वहीं फिर वो उन दोनों को नजरअंदाज करके बल्लू के यहाँ पर चला जाता है। बल्लू दोनों गधों को देखकर डर जाता है। मंगलू दोनों गधों को वहाँ एक खूंटे से बांध देता है। दोनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या हुआ वीरू धन्नो? जब से बल्लू के यहाँ आए हो तब से दोनों चिल्लाए जा रहे हो। क्या बात है मंगलू, आज कैसे आना हुआ? वो मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे ना, बस वही लौटाने आया था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में लौटा देते। तभी दोनों गधों की आवाज सुनकर टुनु भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टुनु की हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी, क्योंकि बल्लू उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। ये आवाज तो टुन्नू, नहीं, टुन्नू यहाँ कैसे आ सकता है? वैसे भी बल्लू के पास तो काफी सारे गधे हैं, और वैसे भी गधों की आवाज तो एक जैसी ही होती है ना। मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। और जाने लगता है। टुनु उन्हें जाता देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मंगलू उसे देख नहीं पाता। जैसे ही मंगलू दोनों गधों को छोड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, दोनों बल्लू के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो। वीरू धन्नो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तभी वीरू मंगलू की धोती पकड़ते हुए उसे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत से गधे थे। वहाँ पर टुनु अधमरी हालत में बैठा था, और मंगलू को देखकर वो खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंगलू भी उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और तुरंत टुनु को गले से लगा लेता है। फिर बल्लू की तरफ गुस्से से देखता है। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना था, और तुमने मेरी पीठ में खंजर खोद दिया। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मुझे माफ कर दो मंगलू, मुझसे तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मेरे सभी ग्राहक बस तुम्हें ही अपने कपड़े देते थे, तो बस मैं तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे तीनों गधे बहुत मेहनती हैं, तो मैंने तुम्हारा गधा चुराने का सोच लिया। अरे गधे तो तुम्हारे भी बहुत मेहनती हैं भाई, पर अगर तुम उनको प्यार से रखोगे तभी ना वो तुम्हारा साथ देंगे। और वहाँ से टुनु को लेकर चला जाता है। टुनु और दोनों गधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मंगलू खुश होकर अपने घर पहुँचता है। अरे ओ भाग्यवान, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। आज इतने समय बाद इनकी आवाज इतनी खुश लग रही है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे टुनु आ गया। तभी शीला आरती की थाली लेकर बाहर निकलती है और तीनों गधों की आरती उतारती है और टुनु को गले लगा लेती है। तभी धन्नो और वीरू भी शीला के गले लग जाते हैं। अरे भाई, आज बहुत दिनों के बाद चैन की सांस आई है। अबे देख कैसे सूख कर कांटा हो गया हमारा यार। तुम सबकी बहुत याद आई दोस्तों, सच में। अबे रुलाएगा क्या पगले? चलो अब हम सब कुछ खाते हैं। बहुत दिनों से पेट भरकर घास नहीं खाई।